तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो 3 व्यवस्थाएं थी भूमि बंदोबस्त की, लैंड सेटलमेंट की। तो उसका फर्स्ट है आज स्थायी बंदोबस्त। इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसकी क्या क्या प्रावधान थे। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था वो क्यों ऐसी लेके आया प्रावधान, इसके पीछे क्या कारण था, और हम चर्चा करेंगे इसके क्या फ़ायदे थे तथा क्या नुकसान थे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 में 10 ईयर के लिए एक भूमि बंदोबस्त की घोषणा की थी। उन्होंने शुरुआत में ओनली 10 ईयर के लिए वो एक्सरसाइज के रूप में ले रहे थे कि 10 साल इसको लागू करें तथा इसे देखेंगे कि फ़ायदा है नुकसान है। लेकिन शीघ्र ही जो कंपनी संचालक है उनको स्वीकृति मिल गई तथा 22 मार्च 1793 में इसको स्थायी कर दिया गया। जो बंदोबस्त था इसको कंपनी संचालक थे, क्योंकि पहले कंपनी संचालकों के माध्यम से वो इधर शासन करती थी। गवर्नमेंट था जो ब्रिटिश सम्राट था, जो ताज के अधीन शासन नहीं चल रहा था। ये हुआ 1857 के बाद। उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये बंदोबस्त लेके आया था। इसके पीछे क्या कारण था? सबसे बड़ा कारण था कि प्रचलित बंदोबस्त व्यवस्था से किसान और जमींदार दोनों ही गरीब होते जा रहे थे। उनकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं रही थी, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस इंग्लैंड की जो जमींदारी पड़ता थी, जो लैंड सेटलमेंट था, उससे वो प्रभावित था तथा वो खुद एक जमींदार था। इस कारण वो जमींदारी की जो रहस्य उनको आगे बढ़ाने तथा उनको समृद्ध बनाने तथा सशक्त सुदृढ़ ब्रिटिश साम्राज्य का आधार बनने वाला एक जमींदार जो ब्रिटिश भक्त वर्ग तैयार करना चाहता था, वो भी उसको जानता था। तो इस प्रकार नेक्स्ट था, प्रतिवर्ष नई नई व्यवस्था से आय घटती थी। हर बार लगान को निश्चित करना तथा उसका पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा है उसको खड़ा करना, उसको कलेक्शन करना, उसके बाद कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, उस हिसाब से वो ये बड़ी खर्चीली एक प्रशासनिक कार्य होता था। इस कारण आय घटती थी। नेक्स्ट है 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट में स्थायी बंदोबस्त के बारे में कहा गया था। तो 1784 जब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे जो इंडियन पॉलिटी में, उसमें हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, 1813 का चार्टर है, 1833 का चार्टर है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसमें ये आश्वासन दिया गया तथा प्रतिबद्धता दर्शाई गई कि हम एक परमानेंट लैंड सेटलमेंट लेके आएंगे। और नेक्स्ट है जमींदारों को ऐसा वर्ग तैयार करना जो ब्रिटिश सत्ता का सुदृढ़ आधार बन सके। सबसे इम्पोर्टेंट और मेन कारण यही था, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो चाहते थे कि भारत में जो अपनी साम्राज्यवादी नीति के दौरान एक सशक्त साम्राज्य स्थापित किया जाए। इसके लिए उसको जमींदार वर्ग, जिसकी आम गाँवों पर तथा आम जनता पे एक मजबूत पकड़ थी उस ज़माने में, और एक समाज में प्रतिष्ठित पद था वो। इस कारण वो चाहता था कि यदि हम जमींदार उसको ब्रिटिश भक्त बना देंगे तो हमारे एक ब्रिटिश साम्राज्य का एक सुदृढ़ आधार खड़ा हो जाएगा, जिसके ऊपर हम साम्राज्यवादी नीति के आधार पर अपने साम्राज्यवाद को अब मूर्त रूप दे सकते हैं। इस कारण उन्होंने ऐसा बढ़ाया। अब इसके जो लैंड सेटलमेंट था इसमें क्या क्या प्रावधान थे, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया। इसमें जो जमींदार थे उसी को ज़मीन का मालिक बनाया गया तथा जो रेत थे, तो रेत किसानों को बोला जाता है। जो किसान थे उनसे जो भूमि के सारे अधिकार थे वो छीन लिए। बस ओनली वो खेती कर सकते हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे, बाकी उनका कोई ज़मीन पर अधिकार नहीं है, ना वो खरीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। तो नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट है जमींदारों से लिया जाने वाला लगान सदा के लिए निश्चित कर दिया, क्योंकि ये स्थायी बंदोबस्त है। इसमें क्या लगान एक फिक्स कर दिया कि 10/11 भाग लगान का कंपनी लेगा जो निश्चित किया हुआ उसका, और 1/11 भाग जमींदार अपने पास रखेंगे, और यदि इससे ज़्यादा वसूल करेंगे उसका रखने का हक भी जमींदारों का है। जिसके कारण जो दमनकारी नीतियाँ तथा आर्थिक शोषण ज़्यादा किया गया जमींदारों के द्वारा। नेक्स्ट है जब जमींदार लगान नहीं देगा तो जमीन छीन कर उसे नीलाम कर वसूल किया जाएगा। वहाँ पे एक सूर्यास्त का नियम था, उसमें क्या है, एक निश्चित तिथि तय की जाती थी। उस तिथि तक, उस डेट तक यदि जमींदार लगान जमा कर देते थे कंपनी को, जो भी उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचा था उसको जमा कर देते थे,
तो लगान का मालिक वही रहेगा। लेकिन यदि वो नहीं कर पाया उस तिथि तक तो उसकी ज़मीन जब्त करके नीलाम कर दी जाती थी दूसरे जमींदारों को, तथा उसका जो लगान था उसको वसूल किया जाता था। तो इस प्रकार ये प्रावधान था। नेक्स्ट है जमींदारों के न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। जब जमींदार पहले के ज़माने में क्या है, जो जुडिकल काम भी करता था, प्रशासनिक भी वही करता था, और जो हम पढ़ेंगे मनसबदार वगैरह थे, वो जो सैनिक कार्रवाई भी करते थे, अपने पास सेना भी रखते थे मनसबदारी प्रथा में। उसके हम बाद में चर्चा करेंगे, जब राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे या जब मुगल काल पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। लेकिन वो जो न्यायिक कार्य करते थे, वो फैसला सुनाते थे अपराध में, कौन किसने अपराध किया था तो उसको क्या सजा है। पहले के ज़माने में ये होती कि समाज से अलग कर दिया जाना, उसके प्रतिबंध लगा देना या देश से निर्वासित कर देना, इस प्रकार की सजाएं देते थे। तो वो न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। नेक्स्ट है जमींदार ज़मीन बेच सकता था तथा खरीद सकता था, क्योंकि इसमें ज़मींदार कोई ज़मीन का मालिक बनाया गया, इस कारण वो ज़मीन बेच भी सकता था, वो ज़मीन खरीद भी सकता था। और नेक्स्ट है ज़मींदार तथा ये रैयत के जो संबंध है उसके बारे में ज़मींदारों को स्वतंत्र रखा गया। इसका मतलब ये कि जो संबंध के जो पट्टा देगा उसमें शर्तें कौन तय करेगा, ज़मींदार जो लैंडलॉर्ड है, जो ज़मीन का मालिक है, वो इस शर्तें तय करेगा। यदि जैसे 10 बीघा में जो धान हुआ है, मान लो 5 बोरी हुआ है, उसका कितना परसेंटेज ज़मींदार रखेगा, वो किस बेस के आधार पर कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, वो कंडीशंस ज़मींदार लगाएगा। तो ये प्रावधान था उसमें। यदि ज़मींदार जो पट्टे में शर्तें लिखी हुई है, जो संबंध लिखा हुआ है, यदि उनका वोलेशन करे तो किसान उनके खिलाफ न्यायालय में जा सकता है, क्योंकि उनके पास तो अभी न्यायिक अधिकार है नहीं। क्योंकि जो कार्नावालिस के टाइम में सशक्त न्याय प्रणाली की तरफ भी अंग्रेज बढ़ रहे थे स्थापना करने के तौर पर, इस कारण उनसे न्यायिक अधिकार छीन लिए तथा इसमें बताया गया कि वो उसके खिलाफ न्यायालय में जा सकता था, अन्य किसी प्रकार का कर नहीं। क्योंकि राज्य अभी जो लैंड बंदोबस्त है, उस जो कर कलेक्शन है, कर इम्पोज है, उनसे वो मुक्त हो गया था तथा पूरा कार्य जमींदारों को दे गया था। तो इस प्रकार ये था स्थायी बंदोबस्त। अगले पार्ट में चर्चा करेंगे कि इसके क्या गुण थे, क्या दोष थे स्थायी बंदोबस्त के। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जो स्थायी बंदोबस्त था उसके क्या क्या गुण थे और क्या क्या हानियाँ हैं। सबसे पहले राज्य की आय में वृद्धि। जो 1765 में जो आय थी, कंपनी को जो आय मिली थी उसकी दुगुनी आय प्राप्त हुई 1793 में, क्योंकि इसमें स्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया तथा लगान फिक्स कर दी, उसको बढ़ा के फिक्स किया था। नेक्स्ट है बार बार कर लगाने से मुक्ति। इसमें क्या, कंपनी को हर साल जो प्रतिवर्ष नया नया कर तथा पूरा एक स्ट्रक्चर, प्रशासनिक ढांचा, जुडिकल ढांचा स्थापित करना पड़ता था, उसकी मुक्ति मिल गई थी। नेक्स्ट है कंपनी कर्मचारियों को मुक्ति, क्योंकि अभी कब कंपनी कर्मचारी है, उनके पास जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको डिसाइड करना है, वो काम से मुक्ति मिल गई तथा अपने व्यापार के कामों पे तथा बाकी कामों में वो ध्यान देने लगे, क्योंकि कंपनी के पास इतनी मैन पावर भी था नहीं उस टाइम में। नेक्स्ट है जमींदार वर्ग की सरकार के प्रति निष्ठा बढ़ी, क्योंकि जमींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया गया, जिसके कारण उनके पास जो आमदनी भी बढ़ी, क्योंकि वो ज़्यादा एक्स्ट्रा वसूल करते थे, वो तो देते नहीं थे ज़मींदारों को, इसलिए वो ज़मींदार उनके पक्ष में हो गए, अंग्रेज़ों के पक्ष में, तथा उनकी ब्रिटिश भक्ति में वृद्धि हुई। नेक्स्ट है बंगाल की उपज में वृद्धि, क्योंकि अब ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया गया तथा वो उपज में भी अब ध्यान फोकस करने लगे, जो कृषि कार्य है उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा वो उपज लेके तथा ज़्यादा लगान वसूल करके वो ज़्यादा अमीर तथा ज़्यादा पैसे वाले बनने चाहते थे। इस कारण बंगाल की उपज में वृद्धि भी हुई, क्योंकि उन्होंने ध्यान दिया था। नेक्स्ट है व्यापार वाणिज्य का विकास। जब एक पूंजी ज़्यादा बढ़ेगी तो उन्होंने व्यापार तथा वाणिज्य में अपने धन को लगाना चालू किया ताकि अधिक लाभ कमाया जा सके। नेक्स्ट है कृषि कार्यों में रुचि बढ़ना, जैसा कि मैंने बताया था कि वो ज़्यादा लगान वसूल करने के चक्कर में उन्होंने कृषि कार्य की तरफ भी ध्यान दिया। दूसरा क्या, उनके जो जुडिकल राइट्स है, जुडिकल अधिकार थे, उनको छीन लिया, जिसके कारण उनका वो एकमात्र काम बच गया, वो है लगान वसूली करना तथा खेती करवाना।
जो किसान थे वो तो अब खेतिहर मजदूर बन गए, उनको तो मालिक रहा नहीं, उनको बेदखल कर दिया अपनी ज़मीन से। नेक्स्ट है जमींदार वर्ग को लाभ। इसमें जमींदार वर्ग को लाभ हुआ क्योंकि उनकी एक तो पूंजी बढ़ी, दूसरी लगान वसूली से वो अपने जो ज़्यादा पैसा आया उसको व्यापार तथा वाणिज्य में लगाने लग गए, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ी। इस प्रकार इसको लाभ हुआ। इन लाभों के साथ साथ कुछ हानियाँ भी हुई थी, क्योंकि केवल लाभ तो होंगे नहीं। दूसरा है हानियाँ किसको हुई और क्या क्या हुई। सबसे पहले किसानों को हितों की उपेक्षा तथा उसकी दुर्दशा होना। किसानों की उपेक्षा होना ही था, क्योंकि वास्तविक जो मालिक है वो जमींदार को बना दिया तथा किसान जिन जमीन का मालिक था उसे बेदखल कर दिया। अभी किसान की हैसियत रह गई एक खेतिहर मजदूर के समान। वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो मजदूरी के तौर पे काम करता था, इसके आगे बढ़ के उसके पास कुछ नहीं था। और दुर्दशा होना क्योंकि लगान की दरें ज़्यादा थी। कंपनी ने तो निश्चित कर दी, लेकिन ज़मींदारों ने निश्चित नहीं की थी। वो एक पट्टा देता था, उसके आधार पर वो ज़मीन जो लगान वसूल करता था। इस कारण उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। नेक्स्ट है ज़मींदारों के लिए हानिकारक। ज़मींदारों के लिए हानिकारक कैसे था, जैसे कहीं अकाल पड़ गया या कोई नेचुरल क्लाइमेट आ गई, जिसके कारण किसान लगान समय पे नहीं दे पाते उतना जितना कंपनी फिक्स किया हुआ था। जिसके कारण जो सूर्यास्त का कानून है, मैं एक बार फिर से बताया, पिछली वीडियो में बताया कि सूर्यास्त का कानून उसमें के मुताबिक एक निश्चित डेट तक यदि लगान नहीं देते तो उसकी ज़मीन छीन के उसको नीलाम करके लगान वसूल की जाती थी। इस कारण ज़मींदारों को भी उनकी ज़मींदारी से बेदखल कर दिया जाता है। हम बाद में पढ़ेंगे जब 1857 से पूर्व के जो असंतोष के कारण जो आंदोलन हुए उनमें पढ़ेंगे ज़मींदारों ने भी बहुत जगह वो आंदोलन किए थे उनकी ज़मींदारी से बेदखल करने के कारण। नेक्स्ट है कंपनी तथा रैयतों के बीच सीधा संपर्क नहीं होना, क्योंकि अभी जमींदार हो गए, अभी 3 पक्ष हो गए, एक कंपनी, नंबर 2 जमींदार, नंबर 3 रैयत या किसान। तो इस प्रकार ये जो जमींदार थे वो बिचौलिए तथा मीडिएटर के रूप में काम करते थे। वो लगान वसूल करना तथा कंपनी को सौंपना। इस कारण जो डायरेक्ट लिंकअप था कंपनी और किसानों के बीच वो टूट गया तथा किसान अपनी डायरेक्ट कोई समस्या है या कोई प्रॉब्लम है या सुझाव है वो कंपनी को दे नहीं सकते थे तथा जमींदार सुनने वाले थे नहीं, क्योंकि उनसे ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जो परमानेंट लैंड सेटलमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे ही है। उनकी लगान निश्चित कर दी गई तथा वो निश्चित लगान अदा करते रहे। तो इस प्रकार ये बीच का जो संपर्क है वो टूट गया। नेक्स्ट है जमींदार वर्ग का विलासी होना। अभी पूंजी अधिक है, व्यापार तथा वाणिज्य में धन लगाने लग गई, जिसके कारण पूंजी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती गई तथा उनके स्वानो शौकत भी बढ़ते गए, जिसके कारण एक विलासी वर्ग का भी उदय हो गया तथा अपनी विलासी के कारण वो अधिक धन का फिजूल खर्ची करते थे। बाकी ऐशो आराम में वो अपनी ज़िंदगी बिताना चाहते थे। नेक्स्ट सामाजिक हानि तथा राज्य के भावी हितों की हानि। सामाजिक हानि कैसे हुई, जो किसान मालिक थे जो गाँव में रह के अपनी खेती करते थे, उनको एक रैयत का दर्जा से जो खेतीहर मजदूर का दर्जा से ऊपर कुछ नहीं था, क्योंकि बोले वो खेती कर सकते थे तथा अपनी जो मालिकाना हक था ज़मीन पे वो खो चुके थे इस बंदोबस्त के कारण। और राज्य के भावी हितों की हानि ये कैसे हुई, ये ऐसे हुई कि जो ज़मींदार वर्ग था वो ब्रिटिश भक्त बन गया। यदि कोई उनके खिलाफ आंदोलन किया जाए या उनके खिलाफ कोई विद्रोह किया जाए या उनका विरोध किया जाए, उनकी जो पॉलिसीज़ गए, तो ज़मींदार ब्रिटिशों का पक्ष लेगा। और जो इंडियन राष्ट्रीयता जो नेशनलिज्म है उसके लिए खतरा हो गया, तो राज्य के भावी हितों के लिए ऐसे खतरा हो गया। और नंबर 2 किस प्रकार हुआ, नंबर 2 इस प्रकार हुआ कि आय में कमी हुई, क्योंकि ज़मींदार अधिकाधिक वसूल कर रहे थे, यहाँ नीचे गरीबी बढ़ रही थी और ऊपर भी उतनी लगान जाती थी जितनी कंपनी ने निश्चित किया, तो पैसा कहाँ पे जाता था। तो ये एक सेंट्रलाइजेशन हो रहा था जो पैसे है उसका। सेंट्रलाइजेशन जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आप देखना कि रुपए जितना फैल रहा है बाज़ार में उतना रहे, तभी जो एक लचीलापन बना रहे बाज़ार में, उसी के कारण महंगाई वगैरह बढ़ती नहीं। इस कारण राज्य के भावी हित भी हानि उठाने के लिए जो एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही थी वो इस परमानेंट लैंड सेटलमेंट के कारण हो रही थी। नेक्स्ट है अन्य प्रांतों पर लगान दरें ऊंची, क्योंकि बंगाल में तो फिक्स कर दिया लगान, इसलिए तो यहाँ पे हानि हो रही थी, जो लगान कम आ रही थी। क्योंकि जैसे ये परमानेंट कर दिया तो कुछ समय के लिए तो ये ठीक था, लेकिन बाद में जो दरें निश्चित की वो कम पड़ने लगी,
जिसके कारण जो अन्य बाकी प्रांत थे वहाँ पे जो इसकी भरपाई करने के लिए लगान बढ़ाई गई, जिसके कारण वहाँ पे किसानों की दुर्दशा हुई, यहाँ पे जमींदार दुर्दशा कर रहे थे, इस कारण अन्य प्रांतों में लगान बढ़ गई। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता के लिए घातक, जैसा कि मैंने बताया था कि वो ब्रिटिश भगत हो गए। तो नेशनलिज्म था, हम बाकी पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे या बाकी देश की हिस्ट्री पढ़ेंगे, किस प्रकार लोगों ने राष्ट्रीयता की भावना का प्रसार करने के लिए अपना बलिदान दिया था, अपने प्राणों की आहुति दी थी देश के लिए, क्या क्या त्याग नहीं किया उन्होंने, सब कुछ अपना जीवन सेक्रीफाइस कर दिया इस कंट्री के लिए, तो नेशनलिज्म की जो भावना उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन फिर भी इस जमींदारी प्रथा के कारण जो परमानेंट था उसके कारण राष्ट्रीयता की भावना को बहुत गहरा ठेस पहुंचा। नेक्स्ट जमींदारों द्वारा पट्टे ना देने, जमींदार इसमें बताया गया था कि पट्टे देना जो रिलेशनशिप है किसान और ज़मींदार के बीच, लेकिन फिर भी उन्होंने पट्टे नहीं दिए क्योंकि उसको अधिकार था कि वो न्यायालय में जा सकता है, लेकिन अभी पट्टा ही नहीं देगा तो वो कहाँ जाएगा किसान, कोई सुनने वाला था नहीं। तो ब्रिटिश जो कंपनी है और इसके बीच में जो डायरेक्ट लिंकअप है वो था नहीं, तो अभी किसान के पास कोई ऑप्शन था नहीं। नेक्स्ट है अनुपस्थित जमींदारी प्रथा को स्वीकारना। तो एक प्रकार से जमींदारी प्रथा पतन की ओर जा रही थी, उसको मजबूत बना दिया मालिकाना हक देके। इस प्रकार जो एक अनुपस्थित अपसेंट थी जमींदारी प्रथा उसको स्वीकार किया है। नेक्स्ट है कंपनी को नुकसान, कंपनी को किस प्रकार नुकसान हुआ, नीचे से वो ज़्यादा लगान वसूल करते थे तथा ऊपर कम बेचते थे, क्योंकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्या था कि 10/11 भाग रखेगा कंपनी तथा 1/11 भाग रखेगा जमींदार, लेकिन वो ज़्यादा वसूल करते थे तथा जो लगान निश्चित की गई वो एक अलग मापदंड बन के रह गया। इसके कारण ये इसकी हानियाँ थी तथा ये इसके लाभ थे। अभी नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे मारवाड़ी बंदोबस्त के बारे में, तो देखते रहिए मारवाड़ी अनअकैडमी।